नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल में ही राज्यसभा के लिए चुनी गई लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की एक शालीन नेत्री है, जिन्होंने एक पार्षद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करके राज्यसभा तक पहुंची है। इस दौरान वो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, इसके अलावा महिला आयोग की सदस्य और केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय में स्वतंत्र निदेशक समेत तमाम महत्वपूर्ण पदों को और जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आपने अपने राजनीतिक जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको निभाया है। लक्ष्मी वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। स्वदेश न्यूज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार है। लक्ष्मी जी, अब प्रदेश की राजनीति करती रही आप, जिला पंचायत की आप अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया, पार्षद के तौर पे आपकी शुरुआत हुई थी, संगठन में विभिन्न दायित्वों में आप रहीं, अब राज्यसभा में गई हैं। देश का सर्वोच्च सदन कहा जाता है, सबसे उच्च सदन उसको कहा जाता है। वहाँ पर क्या प्राथमिकताएं होंगी छत्तीसगढ़ को लेकर के, आपकी क्या महत्वपूर्ण मुद्दे वहाँ पर उठाने वाली हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से एक राज्यसभा इस देश का सर्वोच्च सदन है और वहाँ पे इस छत्तीसगढ़ की जो समस्या है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो भी प्रायोरिटी जो मेरे पास बहुत सारे, जब अभी मैं लगातार राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद और उसके पहले भी छत्तीसगढ़ में आम जनता से जुड़ के लगातार मैं क्षेत्र में काम करती रही हूँ और समसामयिक सारी जो भी चीज़ें जो बातें आएंगी उसको मैं पटल पे रखूँगी। छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, ये मेरी सोच भी है और उसको कार्य रूप में परिणमित करने के लिए मेरी भूमिका होगी। दूसरी बात रही कि मुझे लगता है कि आपने पूछा कि किस बातों को लेके अभी पहली रखेंगे आप, तो अभी पहला जो सत्र होने वाला है उसमें महिला आरक्षण को लेके 33% जो महिलाओं को आरक्षण देना है, तो उसके लिए किस तरह से नीति बनाया जाए, अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कैसे वो आगे आए, ये मेरा पहला दायित्व होगा उनके ऊपर। और इन सब के ऊपर मैं समीक्षात्मक रूप से चर्चा भी कर रही हूँ सभी अधिकारी कर्मचारी से, तो ये एक बड़ा विज़न मेरा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है, रजत 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या विषय हैं जो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के, जब प्रधानमंत्री जी का विजन है मिशन 2047, तब जब देश विकसित होगा तो उस समय तक छत्तीसगढ़ विकसित हो जाए, इसके लिए क्या विजन होगा आपका? देखिए, देश हमारा जो 2047 तक के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि हम विकसित भारत के रूप में विश्व पटल पे स्थापित हों, तो निश्चित रूप से हर परिवार जो है आर्थिक रूप से सशक्त होगा, सभी को शिक्षा, सभी के स्वास्थ्य और सभी के आर्थिक उन्नयन के जो मार्ग प्रशस्त होंगे, तब हम उस समझो जो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो योजना है, पूर्व में भी पूर्ववर्ती जब यहाँ पे रमन सिंह जी की सरकार रही है, हम छत्तीसगढ़ पृथक हुए और किस प्रकार से आप सबने देखा है कि जोगी जी को यहाँ पे 3 साल मिला कार्य उनका, और उस समय भी देखा और आपने पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार को देखा। लेकिन हमने जो काम किया वो आम जनता को, क्योंकि कोई भी देश का जब राजा बनता है तो सबसे पहले उसकी जवाबदेही होती है कि उसके प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे। इसकी चिंता डॉक्टर रमन सिंह ने की और इस प्रदेश में हर व्यक्ति को भोजन मिला, हर व्यक्ति को यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, उसके बाद शिक्षा मिले, इसके लिए बहुत वृहत स्तर पर के गांव तक के प्राइमरी स्कूल खोले गए। तो इम्प्लीमेंट होने के लिए जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ तक योजना पहुँच पाना चाहिए और वो कहीं न कहीं कमी रह जाती है, तो उनमें कैसे अपडेट कर सके, उनको हम कैसे सुधार सके, ये मेरी प्राथमिकता होगी और उस बातों को निश्चित रूप से मैं पटल पे रखूंगी ताकि व्यवस्था जो है
बहुत अच्छा हमारा सरकार हमारी कर रही है, पर फिर भी अगर कहीं चूक गए हैं तो कैसे उसको हम अपडेट कर सके, इन बातों को विशेष रूप से मैं ध्यान दूंगी। देखिए लक्ष्मी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रखर प्रवक्ता रही हैं और सीनियर नेत्री हैं, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तो बहुत कुछ उस तरह से बोलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के सामने एक बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। अब जबकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद और देश से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, विशेष तौर पे बस्तर की, तो बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के क्या केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो बस्तर है, जिस प्रकार से वहाँ पे नक्सलवाद हावी रहा है और उसके कारण बस्तर जो है विकास जो है पूरी तरह प्रभावित हुआ है, और इसके लिए लगातार वहाँ पे पहले भी विशेष पैकेज आता रहा है। और अब विकास के लिए निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील है, और उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी का एक विज़न था कि पूरे देश से नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे, और एक बड़ा निर्णय डेडलाइन के साथ ये साहस का काम है और उन्होंने इसको किया। तो आगे उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके आवास की, उनके आर्थिक स्थिति कैसे उन्नत हो, इनके लिए पूरे एक रूपरेखा तैयार कर रही सरकार, और उसको लेके आज हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं। निश्चित रूप से इस प्रदेश में जो सोर्सेस हैं, वैसे भी बस्तर वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्रों में भी वन के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आगे भी बढ़ा के और उनके विकास के लिए हम लगातार जो काम कर रहे हैं उसमें सफल भी होंगे, और वो आपके सामने बहुत जल्द ही आएगा। आपने सीधा जवाब नहीं दिया। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार विशेष पैकेज दे? देखिए, निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और पिछड़े जितने भी ट्राइबल क्षेत्र हैं उनको केंद्र सरकार दे ही रही है, और छत्तीसगढ़ को भी अगर सहयोग मिलता है तो बहुत बेहतर विकास होगा बस्तर का। कितना बड़ा जो ये दंश बरसों से झेल रहा था छत्तीसगढ़, देश, नक्सलवाद का खात्मा, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे जो जनजातीय बहुल राज्य है, उसके लिए कितने बड़े डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कितना बड़ा काम है? ये बहुत बड़ा काम है, इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। उनकी जो स्थिति रही है वहाँ पे एक एक परिवार, एक एक घर जिस प्रकार से दहशत गर्दी से जिए हैं, उनके कई परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, जिनके मुखिया ख़त्म हो गए, और बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक त्रासदी भरा जो जीवन उनका रहा है, 40 साल का जो ये दशक है, लेकिन अब इससे आज़ादी मिली है, वो खुले आसमान में जी पाएंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे, और उनको जो उनका अधिकार है, क्योंकि अधिकार तो वैसे भी देखिए हमारा संविधान जो है वो बहुत ही पारदर्शी और सर्वव्यापी संविधान है, और संविधान के तहत हर व्यक्ति को उनका अधिकार जो मिल रहा है, मिलना चाहिए। तो वो अधिकार से कहीं ना कहीं नक्सलवाद के कारण जो बस्तर के नागरिक हैं, जो हमारे वनवासी भाई हैं, वो प्रभावित रहे हैं। अब उन्हें खुली हवा में सांस भी लेने के लिए खुला आसमान है, और उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे, उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे, इस समाज में वो खुशी से रह पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब जो है अडानी और अंबानी के लिए कर रही है, बस्तर का खनिज उनको सौंपने वाली है। देखिए, ये भ्रम करने वाली बात है। राहुल गांधी जी भी देश को लेके हमेशा आम जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और वो देख चुके हैं कि उनका क्या हश्र हो रहा है। देश की जनता सब समझती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ का विकास, वनवासी भाइयों का विकास, हर वर्ग का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उनका एक गुमराह करने वाली बात है, उससे आम जनता नहीं आने वाली है। हम वनवासियों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए हमने नक्सलवाद को ख़त्म किया है। वहाँ कोई भी अभी ऐसा कार्य योजना नहीं है
हैं, जिससे वहाँ उद्योग लगे। भविष्य में हो सकता है कि वातावरण हो और कोई चीज़ हो, वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन आज की स्थिति में हमारी सरकार किसी तरह से ऐसे कोई काम नहीं कर रही है। हम सीधा सीधा वनवासी जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं और अच्छे वातावरण में विकास की बात कर रहे हैं। और इस सब के बीच जब इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने तथ्यों सहित आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है नक्सलवाद का पोषक रही है, उसकी वजह से इतने साल तक देश को नक्सलवाद का दंश झेलना पड़ा। निश्चित रूप से अगर किसी चीज़ को आप समाप्त करना चाहते हैं और आप सरकार में बैठे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, तो आपका विज़न ही नहीं था। इसलिए आज चाहे नक्सलवाद की बात करें, चाहे आतंकवाद की बात करें, वो पूरे देश में रही है। और बस्तर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से नक्सलवाद को लगातार कांग्रेस के द्वारा पोषित किया जा रहा था। और इसके कारण जो है आज कांग्रेस सरकार जो है देश में, मैं नहीं कहती हमने जो ठाना है वो कर दिखाया, और ज़्यादा बोलने की बात नहीं है उसमें। हम जो कहते हैं वो करते हैं, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी का समझो काम रहा है और वो हमने कर भी दिखाया है। लेकिन इस सब के बीच में जब आप कहते हैं कि देश से जो है कांग्रेस का खात्मा हो जाए, और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ये करती रही है, इस बीच में 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, हो रहे हैं, वोटिंग है सामने, प्रचार अभियान अपने चरम पर है। क्या होने वाला है विशेष तौर पर तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के साथ पूरे देश में काम कर रही है। हम अपनी विचारधारा बहुत अच्छे मतलब हमारे सारे लोग वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बड़ा मैंडेट हमको वहाँ से भी मिलेगा जनता का। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रही है, हमारी मातृभूमि जिसको परम वैभव पे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्पित है, तो निश्चित रूप से जनता का बेहतर प्रतिसाद मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। लेकिन जब ये बात होती है कांग्रेस मुक्त भारत की, तो एक आरोप आप पे, आपकी पार्टी पर यह भी लगता है कि कांग्रेस के जितने लोग हैं और जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आकर के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको आत्मसात कर लेती है। ऐसे कोई बात नहीं है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। जब हमारी विचारधारा, जब परिवार बढ़ रहा है, पार्टी बढ़ रही है और कोई स्वेच्छा से आके पार्टी में काम करना चाहता है हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर, तो उनका सम्मान है। लेकिन हमारी अपनी विचारधारा वो कभी नहीं बदली है और ना बदलेगी। कोई भी आए कोई भी जाए, पार्टी की विचारधारा जो है वो वही रहेगी। उस विचारधारा के साथ हम इस देश में आम जनता के बीच काम करते रहेंगे। तो भूपेश बघेल जी का भी स्वागत होगा विचारधारा के साथ? देखिए, ये निर्णय तो पार्टी के हाईकमान और संगठन को करना है, और कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है, क्या आपको बताया है भूपेश बघेल जी ने? नहीं, तो उसमें बात नहीं करना चाहिए। और अगर वो चाहते हैं तो आप स्वागत है, आप स्वागत करेंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं कोई नहीं हूँ स्वागत करने वाली। ये तो एक संगठन, हमारी संगठन संरचना है जो निर्णय लेती है, और पार्टी में अगर कोई आना चाहता है तो उस पर विचार विमर्श करके वो तय करते हैं। मैं कोई नहीं हूँ जो किसी को आने और लाने और ले जाने वाला। चलिए, जहाँ से हम शुरुआत किए थे उसी तरफ हम फिर लौटते हैं। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण का बिल जो है वो पास हुआ और उसका एक रोड मैप बनना है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। आपने उसकी ज़रूरत भी बताई, केंद्र सरकार उसकी ज़रूरत समझती है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण है? पिछली बार जब आ रहा था तो भी उसका विरोध हुआ। ये पास हो चुका है प्रस्ताव, और राष्ट्रपति जी से भी प्रस्ताव पारित हो चुका है। रही इसकी रूपरेखा तय करने की, आने वाले समय में पुनर्सीमांकन भी होना है और आरक्षण भी लागू होना है, तो इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। बस जो रोड मैप बनेगा, समय से पूर्व उसकी कार्य योजना बनाएंगे, तब हम आने वाले चुनाव में हम महिला आरक्षण के साथ जाएंगे। और अगर हमने संकल्प किया है तो उसको धरातल पे उतारेंगे ही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेकर वो महिला बहनें हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा संविधान जो है वो दोनों को बराबरी का दर्जा देता है, चाहे महिला या पुरुष को। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को एक काम की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो घर संभालेंगी, पुरुष बाहर संभालेंगे, और वो व्यवस्था धीरे 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 कहीं ना कहीं अपने विकृत स्वरूप में आई। और उस स्वरूप को पुनः बराबरी में लाने के लिए कुछ जो प्रावधान जो है, जैसे महिला आरक्षण जैसे लेने पड़े, तो ये समसामयिक स्थिति को देखते हुए कैसे हम समाज को बेहतर बना सके, इस दिशा में अगर नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं तो निश्चित रूप से हम दोनों के साथ, महिला और पुरुष दोनों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व के साथ, यह समाज जो हमारा 2047 तक के विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा करेगा और हम विश्व पटल में अपनी भूमिका और अपना परिदृश्य है वो बनाएंगे। तो कितनी संभावनाएं बनने वाले हैं महिलाओं के लिए राजनीति में? पूरी संभावना बनने वाली है। देखिए, आप देखिए, पंचायती राज और नगरीय निकाय में 33% आरक्षण 73rd अमेंडमेंट के बाद मिला। उस समय बहनें जो है वो सेल्फ हो के राजनीति के क्षेत्र में काम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज हमारी बड़ी संख्या में बहनें जो है वो खुल के राजनीति और समाज दोनों जगह अपनी भूमिका अदा कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम जहां कमजोर हैं वहां थोड़े से एक सहारे की जरूरत पड़ती है। ये आरक्षण महिलाओं के लिए वही सहारा है और आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और निश्चित रूप से उनके आने से समाज में जो एक वातावरण है वो अच्छा बनेगा और विकास के जो रास्ते हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन एक जो आम धारणा है राजनीति को लेकर के कि महिलाओं के लिए राजनीति की राह जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ठीक नहीं है, बहुत मुफीद नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? आपने पूरा सफ़र तय करके राज्यसभा तक पहुंची है, एक पड़ाव आपको मिला है, मंजिल और आगे तक है, क्या कहना चाहेंगी जो खासकर जो बेटियां हैं उनके लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं? देखिए, कहीं कुछ ऐसे फील्ड है जहां आपको रात और दिन काम करने होते हैं, और वही फील्ड राजनीति में भी है कि कहीं आपका कोई काम है, कुछ ऐसी घटना दुर्घटना हो गई तो आपको रात को भी जाना पड़ेगा। वैसे ही सेम एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है, पत्रकारिता का फील्ड है, लॉ का फील्ड है। ये ऐसे फील्ड है जहाँ पे आपको समय की कोई सीमा नहीं होती। तो निश्चित रूप से महिला एक गृहिणी होने के नाते, परिवार की धुरी होने के नाते उस पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो उनके लिए एक चैलेंज होता है। लेकिन आज की बेटी हर जगह अपने सारे दायित्व को निर्वहन करते हुए भी हर फील्ड में अपना नाम बना रही हैं, परचम लहरा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई कठिनाई है। अब चैलेंज निश्चित है, क्योंकि सामाजिक वातावरण जो है वो पुरुष प्रधान रहा है। पुरुषों पे एक विश्वास है कि इनमें निर्णय लेने की क्षमता है और जो निर्णय लेंगे वो सही है। लेकिन महिलाएं भी आज सही निर्णय के साथ काम कर रही हैं और आम जनता के एक धारणा रहती है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है बिल्कुल राजनीति में, ये, लेकिन आज वो सारी धारणा जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि हमने साबित किया है हर क्षेत्र में काम करके। मौका मिलने की बात थी, भाइयों को, बेटों को भी समाज ने मौका दिया, माँ ने मौका दिया, परिवार ने मौका दिया, तब वो आगे बढ़ पाए। आज जो महिलाएं घर से निकल रही है उसको पूरा परिवार का सपोर्ट है, समाज का सपोर्ट है, तो बेहतर करेंगे ही निश्चित। आप भारतीय जनता पार्टी ने जब आपका चुनाव राज्यसभा के लिए किया तो राज्यसभा के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़े समाज को साधने की कोशिश की। कुर्मी समाज एक बहुत बड़ा समाज है और बहुत प्रगतिशील समाज है छत्तीसगढ़ का। अगले चुनाव में इसका कितना लाभ मिलेगा विष्णुदेव साय जी को, आपके भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को निश्चित रूप से समाहित करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति का जो एक कार्यशैली है, उसका विचार है, जिस पार्टी को बिलोंग करता है उसकी विचारधारा है, उसके कार्य करने के तरीके हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसकी विचारधारा से आज हर कोई प्रभावित है। तो समाज कोई अछूता तो है नहीं है, निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जो है वो हमारी विचारधारा के साथ है, हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ है। तो इसका भरपूर लाभ, चाहे, क्योंकि हम विकास चाहते हैं, तो वो उस
विकास जो है उस समाज तक पहुंचेगा, उस परिवार तक पहुंचेगा, तो वो हमारा साथ निश्चित देंगे। 2.5 साल पूरे होने को है आपकी सरकार के। 2.5 साल के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से तो तमाम आरोप लगाए जाते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल आज ही किए पूछ जाते डालेंगे हैं। क्या सारा चीज? कई कहते हैं आज कि ही भाई पूछ डालेंगे तो पूरा खत्म। 5 साल का मुद्दा आज खत्म कर दिए आप। लगता है 5 साल मेरे साथ और नहीं बैठा है, 5-6 साल। तो ये बताइए कि देखिए, कानून व्यवस्था सुधारने की सोच है, तभी आज कमिश्नरी बना के, क्योंकि लगातार जब पूर्ववर्ती सरकार भी थी तो क्राइम बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ ही नहीं, अगर हम नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे भी देखें तो क्राइम का रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे सुधारें, कैसे बेहतर बनाएं, ये हमारा एक सोच होना चाहिए और विज़न भी। और इसके लिए अभी कमिश्नरी बना के एक व्यवस्थात्मक रूप से बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया है। तो अब आने वाले समय में और बेहतर होगी और अपराध कम हो सके, ये भी सरकार का पूरा प्रयास है। तो जब 2.5 साल बाद आप चुनाव में जाएंगे तो क्या पिछली बार जैसे हैट्रिक बनाए थे तो अभी तो डबल आगे बढ़ना है, तो अगली बार सरकार बनने की संभावनाएं क्या कहेंगे आप? हमारी योजना जो है वो आम जनता तक पहुंची है। आप जितने भी हमने वादे किए थे चुनाव के पूर्व, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला महतारी बंधन की को लेके बहनों को 1,000 रुपये देने की बात करें, किसानों का बोनस की बात करें, किसानों को 3100 रुपये देने की बात करें, 21 कुंटल धान की बात करें, हम रोज़गार की बात करें, हम जितनी भी समझिए स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें जो सरकार है वो धरातल पे ला रही है, जिससे आम लोगों को लाभ होगा, आम लोगों का हित होगा। उसके बाद भी बहुत सारी कुछ चीज़ें अभी बची है और हमारा समय है, उनमें हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ का विकास हमने किया है, हमने चाहे रमन सिंह हो, चाहे हमारे विष्णुदेव साय जी हो, ये छत्तीसगढ़ ही पृथक सम्माननीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया है। और उनकी सोच थी कि छत्तीसगढ़ जो एमपी के साथ है पिछड़ा हुआ है, जब छत्तीसगढ़ पृथक होगा तो यहाँ विकास होगा, और वो चीज़ विकास दिखा भी लोगों को। तो हमारा लक्ष्य ही है आम जनता तक हमारी योजना पहुँचे, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अंत्योदय है, वो समाज की मुख्य धारा में आए। तो इस विचारधारा को जन तक पहुंचाने के लिए हम कांग्रेस कहती है कि साए की सरकार केवल साए साए कहती है, साए साए नीचे दिखता नहीं है। वो उनका सोच है। जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो साए साए क्यों नहीं बना? आवास जो 18 लाख आवास गरीबों के रह गए थे, जो एक गरीब परिवार का सपना है, उस सपना को तक तो पूरा करने के लिए सरकार सामने नहीं आई। और बात जितनी भी कर लें, काम तो किया नहीं, वो आम जनता को पता है। आम जनता अगले चुनाव में भी आपके साथ रहेगी? बिल्कुल रहेगी साथ जी। तो आपने तमाम मुद्दे पर लक्ष्मी वर्मा जी को सुना, बहुत ही बेबाक तरीके से तमाम हमारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। खास बात कई महत्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने कही और बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। अगली बार किसी अन्य शख्सियत को लेकर के मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। लक्ष्मी वर्मा जी, आपने स्वदेश न्यूज को समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।